तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे पीसी कल्चर के बारे में। ठीक है, पीसी कल्चर ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जूलॉजी के कंसर्न पेपर में ये टॉपिक होता है। और दरअसल अगर हम बात करें पीसी कल्चर कौन सी यूनिट में आता है, तो बेसिकली ये आता है यूनिट सेकंड। आपकी जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है जूलॉजी फर्स्ट पेपर में, उसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। तो बच्चों इसी यूनिट में आपको जो सबसे पहला कल्चर जिसके बारे में स्टडी करना है वो है पीसी कल्चर। यानी यहाँ पर हम लोगों को फिशेस के कल्चर के बारे में स्टडी करना है। बहुत तरह की जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, पानी में पाई जाती हैं और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है जो फिशेस को कॉमर्शियली वे में यूज़ करती है और तमाम तरीके से हम फिश से तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम आज यहाँ पे पीसी कल्चर पढ़ते हैं। तो पीसी कल्चर की बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पीसी कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि पीसी कल्चर में जो ये फिशेस हैं, इन फिशेस के क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, फिशेस को कौन कौन से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी विधियों से इसको यूज़ किया जाता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात पीसी कल्चर की डेफिनेशन जो तुम लोग को समझनी है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन। तो अगर मैं बात करूँ पीसी कल्चर की डेफिनेशन की, तो हिंदी में तो हम लोग पीसी कल्चर को मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है ना, यानी मछलियों का पालन करना, मछली पालन करना। जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, द ब्रीडिंग कॉमा रियरिंग REARING रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ठीक है ना। द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स। तो अभी तक मैंने क्या लिखा, द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज called pisciculture। तो ये हो गई पीसी कल्चर की डेफिनेशन। मत्स्य पालन क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, मछलियों की ब्रीडिंग करवाएंगे, मतलब उनके बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे सुपीरियर क्वालिटी की, या अपना जो भी एक स्पेसिफिक पर्पस होगा कि हमें कैसी फिश चाहिए, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिशेस के बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे, उनके बीच में हिंदी में बोलते हैं ना संकरण कराएंगे, प्रजनन करवाएंगे। रियरिंग का मतलब होता है उनका पालन पोषण करना। तो उनको हम पालेंगे, पोषेंगे, उनकी आबादी को बढ़ाएंगे। एंड ट्रांसप्लांटेशन, और उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उनका आरोपण करेंगे। ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब कि ये जो सारा काम है ये नेचुरली नहीं होगा, इसको कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, इंसान करेगा। तो अगर इंसान जो है फिशेस के बीच में ब्रीडिंग करवा रहा है, उनकी रियरिंग करवा रहा है, उनका ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो फेनोमेना है, इस पूरे काम को हम बोलते हैं पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, क्योंकि मछलियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट तो है ही। पूरी दुनिया में मछलियों को कंज्यूम किया जाता है, फिशेस को कंज्यूम किया जाता है एज ए फूड। लेकिन साथ साथ हम सब लोग जानते हैं कि फिशेस को और भी तमाम तरह के प्रोडक्ट्स के को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग उनका कल्चर कराते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई डेफिनेशन जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। किसकी हो गई, पीसी कल्चर या फिर मत्स्य पालन की। स्टूडेंट्स अब मैं आगे बढ़ता हूँ पीसी कल्चर में, और मैं अब आपको जो सबसे पहला और टॉपिक जो इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ पीसी कल्चर में, वो है फिशेस का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, यानी मछलियों का आर्थिक महत्व क्या होता है।
स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिश। तो डेफिनेशन तो ये आपकी लिखी हुई है, आपने इसको अपने नोट कर लिया होगा और इस डेफिनेशन को आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो चलो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पीसी कल्चर में और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश। ठीक है ना बच्चों। तो अगर बात की जाए मछलियों के आर्थिक महत्व की, फिशेस के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो आपका हो जाएगा एज ए फूड। तो नंबर 1 इज फिश एज ए फूड, यानी हम भोजन के रूप में मछलियों को लेते हैं, मछलियों को उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना। तो हम सबको पता है कि जो फिशेस होती हैं उनका जो मांस होता है बहुत ही एक्सीलेंट फूड होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो है फिशेस को खाते हैं क्योंकि इसके मांस में, इसके फ्लेश में प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ साथ बहुत थोड़े अमाउंट में फैट होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं फिशेस के फ्लेश में या उसके मांस में। तो इसलिए पूरी दुनिया में फ़िश को एज ए फूड भी यूज़ किया जाता है बच्चों। और क्योंकि ये जो फ़िश होती है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, इसका जो मांस होता है वो इंसान या ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी एलिमेंट्री कैनाल पे बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कन्वीनियंट फूड हो गया हम इंसानों के लिए, क्योंकि बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फिशेस से फुलफिल होती हैं, या उनसे हम अपनी सारी जो भोजन की जितने भी प्रकार के हमें जो हमें पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं वो सारे पोषक पदार्थ हमें जनरली फिशेस से मिल जाते हैं। फिशेस में तो विटामिन्स भी होती हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गई, साथ साथ आयोडीन भी फिशेस में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इन सब वजहों से जो है फिशेस को पूरी दुनिया में और हमारी कंट्री इंडिया में भी जो है एडिबल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। सारी फिशेस तो नहीं खाई जाती, खाने वाली भी फिशेस कुछ होती हैं, सारी फिशेस को नहीं भोजन के रूप में उपयोग किया जाता। तो जो फिशेस खाई जाती हैं उनको हम एडिबल फिश कहते हैं। क्या बोलेंगे? एडिबल फिश, खाने वाली फिश है जिनको हम मांस के रूप में, जिनके मांस को इंसान खाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडिबल फिश बोलते हैं। अब बच्चों अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी एडिबल फिशेस होती हैं, तो देखो बच्चों एडिबल फिश जो होती हैं वो फिशेस होती हैं जिनको हम इंसान क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है ना। अब बात करें इंडिया में कौन कौन सी एडिबल फिशेस, तो एडिबल फिशेस जो होती है, अगर बात करें फ्रेश वाटर एडिबल फिशेस की, यहाँ पर भी क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर एडिबल फिशेज होती हैं, मतलब जो फ्रेश वाटर मतलब नदियों तालाबों में, ठीक है ना, फ्रेश वाटर फिशेज, एडिबल फिशेज, तो ये वो फिशेज होती हैं जो हम नदियों तालाबों में जिनका कल्चर कराते हैं, जिनका पालन, जिनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी फिशेज हैं, तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे नंबर 1 सबसे पहली फिश जो सबसे कॉमन है उसको बोलते हैं रोहू। क्या बोलते हैं? रोहू, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है लेबियो रोहिता। ठीक है ना बच्चों। दूसरी जो एडिबल फिश हो जाएगी उसको हम बोलते हैं काला बासु या काल बासु। काल बासु जो होती है CALBASU, इसका जूलॉजिकल नेम होता है लेबियो काल बासु। ठीक है ना। थर्ड जो फिश हो जाएगी उसको बोलते हैं कतला, CATALA, कतला, और इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है डेट इज कतला, 2 बार रहेगा, कतला। ठीक है ना, CATALA, कतला। ठीक है ना। फोर्थ जो एडिबल फिश हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी सिंघारा, SINGHARA, सिंघारा। ठीक है ना। सिंघारा का जो जूलॉजिकल नेम होता है डेट इज मिस्टस, MYSTUS, मिस्टस सिंघाला, SINGHALA। ठीक है ना। यहाँ पर R है, वहाँ L हो जाता है, तो ये हो जाता है मिस्टर सिंघाला। ठीक है ना।
नेक्स्ट जो हो जाएगी फिश पांचवी, लास्ट मैं आपको एक और बता देता हूँ, और उसका नाम है मांगुर, MANGUR, मांगुर। अब ये जो मांगुर होती है इसका जूलॉजिकल नेम होता है क्लेरियस, CLARIES, क्लेरियस बैट्रेकस, BATRACHUS, क्लेरियस बैट्रेकस, BATRACHUS, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ और फिशेस भी होती हैं, जैसे सिंघी हो गया, SINGHI, सिंघी, ठीक है ना। अब सिंघी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है हेट्रोपन्यूस्टस, HETEROPNEUPNEUSTES, हेट्रोपन्यूस्टस फॉसिलिस। तो ये इसका हो गया जूलॉजिकल नेम किसका, सिंघी का, ठीक है ना। इसी तरह से एक और फिश होती है उसको माली कहते हैं, MALLI, माली, ठीक है ना। तो माली का जो जूलॉजिकल नेम है, बहुत फेमस फिश है, इसका नाम होता है वलैगो अट्टू, वलैगो WALLAGO, वलैगो अट्टू, ATTU। तो क्या पढ़ोगे, वलैगो अट्टू। ये भी एक बहुत कॉमन एडिबल फिश होती है। एक और फिश मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम हो जाएगा मृगाला, MRIGALA, मृगाला। अब मृगाला का जो जूलॉजिकल नेम होता है दैट इज सिरहिनस, CIRRHINUS, सिरहिनस मृगाला, MRIGALA, सिरहिनस मृगाला, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा, ये सारी फ्रेश वाटर एडिबल फिशेस हैं, इन सबको खाया जाता है, इन्हीं मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। रोहू जिसको लेबियो रोहिता कहते हैं, ठीक है ना, और कालबासु जिसको हम लेबियो कालबासु कहते हैं, कतला जिसको कतला कहा जाता है, सिंघारा जिसको मिस्टर सिंघाला कहा जाता है, मांगुर जिसको क्लेरियस बैट्रेकस कहा जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा सिंघी जिसको हेट्रोपन्यूस्टस फॉसिलिस कहा जाता है, माली जिसको वलैगो अट्टू कहते हैं, और मृगला जिसको सिरहिनस मृगला कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया क्या, फिश एज ए फूड। तो ये पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको आप याद कर लोगे, ठीक है ना। अब दूसरा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बच्चों है वो हो जाएगा कि अब हम फिश को यूज करते हैं कैसे, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए। अब डिजीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, मछलियों की हेल्प से। तो हमारा जो सेकंड जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, ठीक है ना, डिजीज या डिजीजेस। अब कंट्रोल कैसे करेंगे फिश से, तो होता क्या है ना बच्चों कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मॉस्किटोज़ के काटने से हमें लगती हैं। मॉस्किटोज़ से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मलेरिया हो गया, या जैसे आपका डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया। तो ये सब जो मच्छरों के काटने से बीमारियां फैलती हैं, तो इन बीमारियों में जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है मॉस्किटो ऑलरेडी पहले ही, तो मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो एज ए वेक्टर काम करते हैं। इन बीमारियों के जो पैरासाइट्स होते हैं, इन बीमारियों के जो कॉजल एजेंट होते हैं, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ हुआ या कोई भी दूसरा पैथोजन हुआ, तो उसको कैरी करने का काम मॉस्किटोज़ करते हैं। यानी मॉस्किटो हम इंसानों तक उसको लेकर आते हैं। जब मॉस्किटोज़ हमें काटते हैं, हमारे खून को चूसते हैं, तो उसी टाइम जो है वो अपने अंदर मौजूद उस पैरासाइट को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और तब हमें मलेरिया हो जाता है, या फिर हमें येलो फीवर हो जाता है, या हमें डेंगू हो जाता है, तमाम चीज़ें। तो इस कंडीशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर ग्रो करते हैं, वहाँ पर मच्छरों से होने वाली या मच्छरों को एज ए वेक्टर यूज़ करके होने वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम फिश को कैसे यूज़ करते हैं, हम ऐसी बीमारियों को यानी मलेरिया को, येलो फीवर को, डेंगू को, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी जगहों पर ऐसी फिशेस को ग्रो करवाते हैं, ऐसी फिशेस को पालते हैं नदियों तालाबों में, जो इन मॉस्किटोज़ के लार्वा को और एडल्ट मॉस्किटो को फीड करती हैं। बेसिकली ये लार्वा को फीड करती हैं।
तो ये जो मछलियाँ होती हैं इनका जो फूड होता है ना, इनका जो भोजन होता है वो कौन होता है? वो होते हैं मॉस्किटो के लार्वा। तो ये मॉस्किटो के मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको ये मछलियाँ खाती हैं। तो अगर हम इन मछलियों को यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उस एरिया में मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन होती है वो घट जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन मछलियों को मॉस्किटो से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ेज़ हैं उनके कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फिशेज़ हैं ये मॉस्किटो के लार्वा को फीड करती हैं। तो ये लार्वीवोरस फिशेज़ होती हैं बच्चों। कैसी फिशेज़ होती हैं? लार्वीवोरस फिशेज़ होती हैं, ठीक है ना। अब ये जो लार्वीवोरस फिशेज़ होती हैं ये कौन कौन सी होंगी बच्चों? तो कुछ ऐसी लार्वीवोरस फिशेज़ के मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहली और सबसे कॉमन जो लार्वीवोरस फिश है उसको हम बोलते हैं गम्बूसिया, GAMBUSIA, गैम्बूसिया। दूसरी जो बच्चों फिश हो जाएगी उसको आप बोलते हो पेंचाक्स, PANCHAX, ठीक है ना। तीसरी जो लार्वीवोरस फिश हो जाएगी उसको बोलते हैं हैप्लोकाइटस, HAPLOCHITUS, हैप्लोकाइटस। और फोर्थ जो हो जाएगी आपकी लार्वीवोरस फिश, वो क्या हो जाएगी? डेट इज ट्राइको, TRICHO, गास्टर, GASTER, ठीक है ना। तो ये जो है गम्बूसिया, पंचाक्स, हैप्लोकाइटस, ट्राइकोगास्टर, ये सारी लार्वीवोरस फिशेज होती हैं। ये फिशेज क्या करती हैं? मच्छरों के लार्वा को खाती हैं, इनका यही फूड होता है। और इस तरह से ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीमारियों, मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं उन बीमारियों को कंट्रोल करने में हम इन मछलियों को ग्रो करवाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या कि फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस। अब अगला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हो जाएगा क्या? अब अगला जो हो जाएगा उसको बच्चों बोलेंगे एज ए साइंटिफिक वैल्यू फिशेस की। फिशेस की क्या होती है? कुछ साइंटिफिक वैल्यू भी होती है। साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है? कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे साइंटिफिक वैल्यू। तो बात करें अगर साइंटिफिक वैल्यू यानी कि कुछ इनका वैज्ञानिक भी महत्व है, तो वैज्ञानिक महत्व क्या हो जाएगा? तो उसमें जैसे एक फिश होती है उसको बोलते हैं लंग फिश। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी होगा लंग फिश के बारे में, ठीक है ना, डिप्नोई में आती है। तो ये जो लंग फिशेस होती है ना, ये लंग फिशेस, इनका कुछ जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। अब इनका जो जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि इनका जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इनका एनाटॉमिकल फीचर है, क्या चीज़ मैंने बोला? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा मैंने बताया इनका जो एनाटॉमिकल, ANATOMICAL फीचर है, ये बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। और ये जो फिशेस हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैबिटेट का मतलब है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये फिशेस कई तरह के जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इन फिशेस का एक साइंटिफिक वैल्यू हो गया क्योंकि इनका जो जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कौन? लंग फिश हो, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं कुछ और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। जैसे नेक्स्ट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगा वो हो जाएगा फिशेस की एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक वैल्यूज़ क्या होती है? एस्थेटिक वैल्यूज़, AESTHETIC वैल्यू। तो एस्थेटिक वैल्यू में हम क्या बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी फिशेस होती हैं जिनको उगाया जाता है कहाँ पर? एक्वेरियम में। जिनको रखा जाता है कहाँ पर? एक्वेरियम में। आपने एक्वेरियम देखा होगा ना, घरों में होता है, होटल्स में होता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा छोटा सा एक्वेरियम होता है और उसके अंदर हम फिशेस को जो है रखते हैं। तो एक्वेरियम के अंदर हम फिशेस को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो फिशेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, उनका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ग्रेसफुल होती हैं। तो उनकी ब्यूटी की वजह से, उनकी ग्रेसफुल मूवमेंट की वजह से उन फिशेस को हम एक्वेरियम में पालते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गई उसकी क्या? एस्थेटिक वैल्यू। तो ऐसी कुछ मछलियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। इसमें सबसे पहली जो फिश आती है जिसको हम लोग एक्वेरियम में ग्रो करवाते हैं, रखते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्रोपोडस, MACROPODUS, ये पहली हो गई।
दूसरी जो फिश हो जाएगी उसको बोलते हैं ट्राइकोगास्टर, ये लार्विसाइड फिश भी अभी मैंने पीछे बताया आपको, ट्राइकोगास्टर। तीसरी जो फिश हो जाएगी उसको बोलते हैं कैरासिनस, CARASSINUS, कैरासिनस, जिसको हम गोल्ड फिश भी कहते हैं। आपने इसको देखा भी होगा, एक्वेरियम में लोग इसको रखते हैं, गोल्ड फिश या कैरासिनस। और फोर्थ जो हो जाएगी एस्थेटिक वैल्यू वाली फिश जिसको हम एक्वेरियम में रखते हैं, उसका नाम हो जाएगा टेरोफिलम, PTEROPHYLLUM, टेरोफिलम, जिसको हम एंजल फिश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंजल फिश। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो फिशेस हैं ये बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, इनकी ग्रेसफुल मूवमेंट होती है, इनका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, इस वजह से हम इन मछलियों को सजावट की फॉर्म में अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो एस्थेटिक वैल्यू के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि फिश से कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यानी फिशरी का बाई प्रोडक्ट क्या क्या है, यानी मछलियों से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज फिशरी बाई प्रोडक्ट्स। तो अब फिशरी बाई प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि मछलियों से तमाम तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। ठीक है ना? FISHERY, फिशरी बाई प्रोडक्ट्स। बात करें अगर फिशरी बाई प्रोडक्ट्स की बच्चों, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है उसको हम बोलते हैं फिश ऑयल, मछली का तेल। ठीक है ना? तो बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनसे उनका ऑयल जो है वो निकाला जाता है, ऑयल बनाया जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी फिशेज हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है? इसमें सबसे पहली जो फिश आती है उसको बोलते हैं शार्क। तो शार्क से जो है ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह से जो है एक और फिश होती है उसको बोलते हैं सैको फिश। तो ये जो सैको फिशेज होती हैं इनसे भी ऑयल ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। स्केट्स, SKATES, स्केट्स, इनसे भी जो है हम लोग ऑयल ऑब्टेन करते हैं। और इस तरह से जो रे फिशेज होती हैं, रेज जो होती हैं, रे फिशेज जो होती हैं, उनसे भी हम लोग ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। और इन ऑयल को हम लोग जो है कॉड लीवर ऑयल या फिर हम इनको जो है शार्क लीवर ऑयल के नाम से पुकारते हैं। अब बात करें कुछ और बाई प्रोडक्ट्स की, तो फिश ऑयल के बाद अगला जो आता है बच्चों उसको हम बोलते हैं फिश मैन्यूर। फिश मैन्यूर। अब फिश मैन्यूर क्या होता है? तो फिश मैन्यूर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फिशेज होती हैं जिनका जो वेस्ट होता है ना, जिनकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिश वेस्ट जो होता है ना, वो हमारी सॉइल को इनरिच करता है। हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी उर्वरक क्षमता को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो ऐसे बहुत सारी फिशेस हैं जिनका जो वेस्ट है वो हमारी सॉइल को इनरिच करता है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ऐसी फिशेस को हम लोग फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऐसी फिशेस क्या कहलाएंगी? फिश मैन्यूर। ऐसी वेस्ट फिशेस फिश मैन्यूर कहलाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब बात करें अगला अगर बाई प्रोडक्ट की, तो वो हो जाएगी ग्लू। ठीक है ना? तो थर्ड जो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज फिश ग्लू। फिश ग्लू क्या होता है? फिश ग्लू का मतलब ये होता है कि ग्लू का मतलब आप जान रहे हो, ये स्टिकी सब्सटेंस होगा, कुछ चिपचिपा सा ये मटेरियल होगा। तो ये स्टिकी प्रोडक्ट होता है जो कि फिश की स्किन से निकलता है। फिशेस की जो स्किन होती है उन स्किन से इसको ऑब्टेन किया जाता है और इसको एज ए गम यानी किसी चिपकाने वाले सब्सटेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो फिश ग्लू हो गया, फिश मैन्योर हो गया, फिश ऑयल हो गया। नेक्स्ट जो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज इंसिंग ग्लास, ISINGLASS। अब ये इंसिंग ग्लास क्या होता है? तो बच्चों होता क्या है ना, ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। जिलेटिन होती है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। और ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है बच्चों, ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है तमाम तरह की फिशेज, जैसे परचेज हो गई, ये फिश है PERCHES, परचेज हो गई, या फिर इसी तरह से इंडियन सैल्मोस हो गई, इंडियन सैल्मोस SALMOS, इंडियन सैल्मोस हो गई, या फिर कैट फिश हो गई, कैट फिश हो गई। ठीक है ना? कैट फिश। तो परचेज, इंडियन सैल्मोस, कैट फिश। तो इन सब फिशेस से जो है क्या होता है, इन सब फिशेस का जो एयर ब्लैडर होता है ना, एयर ब्लैडर आप जानते हो ना, बहुत सारी फिशेस में होता है ना। तो एयर ब्लैडर जो होता है ना, उस एयर ब्लैडर से ही जो है ये जिलेटिनस सब्सटेंस निकाला जाता है और उस जिलेटिनस सब्सटेंस को हम ईसिंग ग्लास कहते हैं। और ईसिंग ग्लास का यूज़ जो है
कुछ स्पेशल टाइप की सीमेंट्स को बनाने के लिए, चिपकाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और साथ साथ जो वाइन्स होती हैं, बियर होते हैं, ये जो बीवरेजेस होते हैं, पीने वाली चीज़ें, इनके क्लेरिफिकेशन में भी इनको यूज़ किया जाता है। किसको? इसिंगलास नाम के सबस्टेंस को। ठीक है ना। अगला जो प्रोडक्ट हो जाएगा, अगला जो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, डेट इज शैग्रीन। तो पांचवा जो हो जाएगा शैग्रीन, SHAGREEN। अब ये शैग्रीन क्या होता है? शैग्रीन जो होता है वो कुछ फिशेज होती हैं, जैसे शार्क हो गई, शार्क्स हो गई, रे फिशेज हो गई। ठीक है ना। इन फिशेज की जो इनकी जो स्केल होती है, इनकी बॉडी पे जो शल्कें होती हैं, वो शल्कें बहुत पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं। और उन पॉइंटेड स्केल्स, उन पॉइंटेड प्लेकॉइड स्केल्स से क्या होता है, एक तरह का पॉलिशिंग सबस्टेंस निकाला जाता है, एक तरह का पॉलिशिंग सबस्टेंस निकाला जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या? शैग्रीन। अब ये जो शैग्रीन है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? लकड़ियों को पॉलिश करने के लिए, वुड की पॉलिश करने के लिए, साथ साथ जो बहुत तरह की जो ज्वेलरीज होती हैं, स्वॉर्ड होता है, बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना, यानी तमाम तरह के डिब्बे हो गए, स्वॉर्ड यानी तलवार हो गई, जो गहने होते हैं, ज्वेलरीज होती है, उन सबको पॉलिश करने के लिए जो है हम इस शैग्रीन नाम के केमिकल को यूज़ करते हैं, जो कि शार्क और रेस की जो प्लेकॉइड स्केल होती है स्किन में, वहाँ से ये केमिकल निकाला जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करें कुछ और बाई प्रोडक्ट की, तो उसके बाद अगला आ जाएगा आपका सिक्स्थ जो आ जाएगा, दैट इज लेदर। लेदर मतलब आप सबको पता है, लेदर मतलब होता है चमड़ा। ठीक है ना। तो जो लेदर होता है, LEATHER, ठीक है ना। अब बहुत सारी फिशेज होती हैं, उनसे क्या होता है, बहुत हाईली ड्यूरेबल लेदर जो है, बहुत टिकाऊ लेदर यानी चमड़ा जो उसका होता है, उसको निकाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है ना। खास तौर पे जो शार्क और रेस फिशेज होती हैं, इन्हीं फिशेज की जो स्किन होती है, उसी से लेदर को भी निकाला जाता है। ठीक है ना। अब लास्ट में आर्टिफिशियल पर्ल। आर्टिफिशियल पर्ल क्या होती है बच्चों? तो आर्टिफिशियल पर्ल का मतलब होता है कृत्रिम मोती। तो कृत्रिम मोती क्या होता है? जैसे आपने फाइलम मोलस्का जब पढ़ा रहा होगा फर्स्ट ईयर में, हायर इनवर्टिब्रेट में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मोलस्का से क्या होते हैं, मोलस्का से पर्ल निकलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है फिशेस से भी जो है आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाए जाते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल पर्ल्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्ल्स होते हैं, ये जो है कहाँ से होते हैं? तो कुछ ऐसे, क्योंकि फिशेस जो होती हैं उनकी जो स्केल्स होती हैं, जो वो कभी कभी बहुत सारी फिशेस में उनकी स्केल्स जो होती हैं वो सिल्वर अपीयरेंस देती हैं, सिल्वरी बोनी स्केल्स होती हैं। किसमें? तो ऐसी कुछ फिशेस होती हैं जैसे कि साइपमिड, CYPNMIDS, ठीक है ना, साइपमिड्स। तो इन फिशेस की जो बोनी स्केल्स होती हैं वो सिल्वरी होती हैं, और इन फिशेस की इन स्केल्स को जो है यूज़ किया जाता है तमाम तरह के आर्टिफिशियल पर्ल को बनाने में। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना। खास तौर पे कुछ कंट्रीज में, जैसे फ्रांस में, इन फिशेस की जो बोनी स्केल्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल पर्ल्स को बनाने में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो सारा सब क्या हो गया, फिशरी बाई प्रोडक्ट्स हो गए। कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया आपको? सबसे पहले मैंने फिश ऑयल बताया, फिर मैंने फिश मैन्योर बताया, फिर मैंने आपको फिश ब्लू बताया, इसिंगलास बताया, फिर मैंने आपको शैग्रीन बताया, शैग्रीन के बाद मैंने आपको लेदर के बारे में भी बताया, और लेदर के बाद मैंने आपको आर्टिफिशियल पर्ल के बारे में बता दिया। ये सारे उत्पाद भी मछलियों से प्राप्त होते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूँ, दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और हैं। एक तो कि बहुत सारे लोग फिश इंडस्ट्री पे डिपेंड हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं या जो ओशन हैं, उनके किनारे जो लोग रहते हैं, जिनको हम लोग मछुआरे कहते हैं ना, तो जो ये मछुआरे होते हैं, ये इन्हीं मछलियों को पकड़ते हैं। इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए जो है वो पानी में जाते हैं, और पूरी तरह से उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनका जो रोज़गार होता है, उनकी जो इनकम होती है, वो इन फिशेस से उनको होती है। ठीक है ना। तो इसको हम भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मानेंगे, और ये हमारा अगला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार देना। अब ये जो पूरा एक पिसी कल्चर, एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ठीक है। जैसे जैसे फिशिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में इसी फिशिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से जो है इससे डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। तो इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनकम का सोर्स है फिश, या फिशिंग जो है, फिशिंग इंडस्ट्री इनकम का सोर्स होती है। और
तमाम लोग जो है वो मछलियों को पालते हैं, जो फिशेस है उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी रेयरिंग करवाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, फिर उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के बाद उनको ले जाके मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि लोग उसको बाय करते हैं, उसको परचेस करते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है फिशिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री बढ़ रही है। इस तरह से लोगों की इनकम का भी सोर्स कहीं ना कहीं जो है फिशेस होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये सारा जो मैंने आपको बताया ये सब फिशेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आगे चल के पढ़ाई करेंगे एक्सोटिक कार्प्स के बारे में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, एक्सोटिक कार्प्स। अब मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये कार्प्स या फिशेस क्या होती हैं, क्योंकि इनके बारे में भी एग्जाम्स में आज से पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल आज ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान से PDF में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।